हेलो एवरीवन, मैं निखिल पांडे मेरे चैनल ड्रीम शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने जनरल नॉलेज का पार्ट 5 समझा था, जिसमें हमने वर्ल्ड फेमस रेसिडेंस एंड ग्रेट एम्पायर इन हिस्ट्री इन दो टॉपिक को डिस्कस किया था। सो गाइस, आज की सेशन में हम जनरल नॉलेज का पार्ट 6 समझने वाले हैं, जिसमें हम द चैलेंजेस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड इमेजिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द चैलेंजेस, अब यहाँ पर कुछ बात है। अचीवर्स आर पीपल हु चैलेंज द नॉर्म्स एंड स्टे फोकस्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, एंड इट इज this remarkable quality in them and that makes words sit up, be inspired by them and take notice of them। अब अचीवर्स क्या होते हैं? जो अपनी लाइफ में ना चैलेंजेस को लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, जो सक्सेस हो गए हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, एक्चुअल में उन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को लिया है और हमेशा उन चीज़ों को फोकस्ड रहे। इतनी सारी समस्याओं के बाद भी वो क्या रहे हैं, उन चैलेंजेस पे फोकस्ड रहे हैं। मतलब कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने भी ऑड्स आए हैं, है ना, कितने भी ऑड्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बट फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य से नहीं हिले, वो अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित रहे हैं हमेशा, है ना। एंड इट इज रिमार्केबल क्वालिटी इन देम दैट मेक्स द वर्ल्ड सेटअप, और यही उनमें क्वालिटी है, ये क्वालिटी ही उनको सबसे यूनिक बनाती है कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वो अपने टारगेट को लेके बिल्कुल फोकस्ड रहे हैं। उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और यही कारण से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को मतलब कि इंस्पायर करने में मजबूर कर देते हैं। उनको ऊपर नाज होता है लोगों को, ठीक है, और इसलिए उनकी हम बार बार चर्चा करते ही। वो वर्ल्ड फेमस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया है इस देश में, इस दुनिया में कुछ अलग करके दिखाया है। जो पॉसिबल नहीं था उसे पॉसिबल करके दिखाया है, एंड प्रूव दैट वर्ड इम्पॉसिबल डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही क्या है, आई एम पॉसिबल, तो ये करके दिखाया। हियर आर सम इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हु चैलेंज एंड डिफीट देयर डिसेबिलिटीज। तो इधर पे हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल्स की बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को लिया। कुछ समस्याएं थी, कुछ डिसेबिलिटीज भी थी उनमें, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, डटकर सामना किया और चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और सक्सेस होकर दिखाया। तो आज हम ऐसे ही कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन, she was blind, deaf and mute, yet she grew up to become a world famous writer। अब ये जो थी बहुत ही क्या थी, ब्लाइंड थी। ब्लाइंड मतलब अंधी थी, ठीक है ना, मतलब कि वो देख नहीं सकती थी। डेफ थी, मीन्स सुन नहीं सकती थी। एंड म्यूट, एंड सी कांट एबल टू स्पीक ऑल्सो, मतलब वो बोल भी नहीं सकती थी। येट सी ग्रू अप टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस राइटर, पर फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। मीन्स आप सोचिए, कोई ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, फिर भी वो फेमस राइटर बनी। वो सुन नहीं सकती हैं, किसी को मुंह से बोल नहीं सकती हैं, फिर भी वो एक राइटर बन के दिखाई। इनका नाम क्या था? हेलन केलर। क्या था इनका नाम? हेलन केलर। गाइस, आज का सेशन एक तरीके से मोटिवेशनल भी है। इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके आज कहाँ से किस मुकाम पे हैं और कैसे कैसे इन्होंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो ये कौन थी? हेलन केलर। इनका नाम था हेलन केलर। इन्होंने, ये क्या थी? ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। उसके बाद भी ये क्या, एक वर्ल्ड फेमस राइटर बन के बताई। इनका नाम है हेलन केलर। बात करते हैं नेक्स्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी आफ्टर आइंस्टाइन। ये आइंस्टाइन के बाद दूसरे सक्सेसफुल साइंटिस्ट हुए, है ना, और ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत नाम आज भी है इनका। इवन द मोटर न्यूरॉन डिसीज कुड नॉट चैलेंज हिज जीनियस। अब इनको क्या था? इनको भी एक बीमारी थी, इनको मोटर न्यूरॉन डिसीज थी। उसके बाद भी इन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। इनकी जो जीनियस वाली क्वालिटी थी, मोटर न्यूरॉन डिसीज ने उससे कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसको भी उन्होंने क्या कर दी? चैलेंज कर दिया और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के दिखाए। इनका नाम बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। अगर आइंस्टाइन के बाद बहुत सक्सेसफुली अगर किसी का नाम लिया जाता है तो इन्हीं का लिया जाता है, और इनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम है इनका? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस।
तो आपको नोट डाउन करना है, क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस। पूरा नाम क्या है इनका, स्टीफन हॉकिंस। यहाँ पे हाफ नेम दिया है तो आपको राइट चूज करके उसका पूरा नाम लिखना है। ओके, तो मैंने लिख दिया स्टीफन हॉकिंस। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, थर्ड one of the greatest music composer in history. To the surprise of many, he was deaf in the later part of his life. तो ये बहुत ही बड़े मतलब ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे एक टाइम पर। अब इनके ऊपर भी बहुत अच्छी बात ये है कि इनको सरप्राइज टाइप का मिला, लाइफ में एक सरप्राइज हुआ, एक ऐसा एलिमेंट आया कि जो खुद म्यूजिक कंपोजर है वो एक समय के बाद क्या हो जाता है, डेफ हो जाता है, सुन नहीं पाता है चीज़ों को। तो ये एक उनके लिए बहुत ही मतलब बड़ी घटना थी, है ना। तो बाद में उन्होंने अपनी लाइफ में क्या होगा, ये सुन नहीं सकते थे, डेफ हो गए, बट ही वॉज नोन एज द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर इन हिस्ट्री। इनका नाम क्या था, बीथोवन। क्या नाम था, बीथोवन, OVN। क्या नाम है, OVN, BEETHOVEN, बीथोवन। ओके, चलिए नेक्स्ट। An American track and field athlete who won 5 Paralympic gold medal never had finishing point in her progress to success because she didn't have eyes to see them. So ये एक अमेरिकन है जो ट्रैक एंड फील्ड की एथलीटी थी। इन्होंने 5 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। इन्होंने कभी भी फिनिशिंग पॉइंट नहीं देखा, इनकी लाइफ में कभी फिनिशिंग पॉइंट था ही नहीं। ये हमेशा सक्सेस होती गई, इनकी प्रोग्रेस हमेशा होती गई। इन्होंने कभी फिनिशिंग पॉइंट देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, बिकॉज उनके पास आइज ही नहीं है देखने के लिए, बस वो करती गई और वो आज 5 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के बैठी हैं। मतलब बिना आइज के बाद सी हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब कि हम देख नहीं पा रहे हैं बट वी आर टचिंग द फिनिशिंग लाइन एंड गेटिंग सक्सीड। मतलब एक अलग लेवल पे बात करते हैं, है ना। तो ये इनके बारे में बहुत खास बात है कि उनकी लाइफ में कभी फिनिशिंग पॉइंट तो नहीं था, बट इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की, है ना, बहुत ही सक्सेस हुई और इन्होंने बहुत सारे फिनिशिंग पॉइंट किए, फिनिश किए बहुत सारी चीज़ें, तभी आज 5 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के बैठी हैं। तो इनका नाम क्या था, मार्ला रुनियन। मार्ला, लेट मी राइट, मार्ला रुनियन। ओके, तो इनका नाम है मार्ला रुनियन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नोबेल लॉरेट अमेरिकन मैथमेटिशियन हु हैड अ कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसीज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। चलिए एक और महान आदमी के बारे में बात करते हैं। ये कौन थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि हमारे वर्ल्ड का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इनको मेंटल डिसीज़ थी, मतलब कि उस मेंटल डिसीज़ का नाम क्या था, स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब जो आदमी सोच नहीं सकता, जिसकी थिंकिंग में अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मेंटल अफेक्ट हो रहा है, फिर भी ही इज़ बिकम अ मैथमेटिशियन। समटाइम्स कंडीशन क्या होती है कि दे आर नॉट केपेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड इमेजिनेशन वर्ल्ड, मतलब इस तरीके का डिसऑर्डर है, बट स्टिल ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द टाइम। मतलब सोचने वाली बात है, आज हम थोड़ी सा दिमाग खराब होता है, अरे मैं मैथ्स नहीं करूँगा, मेरे को नहीं बन रही है, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, अभी बाद में पढ़ूंगा, है ना। थोड़ी सा हल्का सर दर्द हो रहा, मैंने पढ़ाई नहीं की, बट सोचिए ये इतने बड़ी बीमारी के बाद एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। सो चेंज योर थिंकिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, बहाने करेंगे आपका लॉस है ना। बहाने रोज हैं, बहाने ये ढूंढिए कि आप कैसे बेहतर अपनी लाइफ में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जो भी आपका इंटरेस्ट है वो कैसे कर सकते हैं। तो बहाने अपने काम के लिए ढूंढिए, बहाने चीज़ों से बचने के लिए नहीं ढूंढने चाहिए, तभी आप कुछ महान कर सकते हो। तो इनका नाम था, जो ये महान कार्य किया जिन्होंने, उनका नाम था जॉन नैश। क्या नाम था उनका, जॉन नैश। ठीक है। सो ऐसे लोगों से आपको मोटिवेट होना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। क्या नाम था इनका, नाम जॉन नैश। एक बार और लिख देता हूँ, जॉन नैश। ओके, ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द टाइम। इन्हें मेंटल डिजीज थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलते हैं नेक्स्ट।
A famous Indian dancer, she lost one of her legs in an accident, but the magic of her dance never stopped. एक फेमस इंडियन डांसर हैं, है ना, जिन्होंने एक लेग एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो उसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। सोचिए एक डांसर के लिए कितनी बड़ी बात होती है। हमारे पास दो पैर होते हैं, हम दो पैरों से नहीं नाच पाते हैं, और शी वॉज अ डांसर, उनका एक पैर एक्सीडेंट में चला गया, बट स्टिल उनके पैर से जो मैजिक था डांस का वो कभी नहीं गया। उन्होंने फिर भी डांस किया, एक पैर से डांस किया, बट उन्होंने कभी डांस नहीं छोड़ा। सो दिस इज कॉल्ड द मैजिक ऑफ द डांस, और वो कभी भी खत्म नहीं हुआ है। सो क्या नाम था उनका? सुधा चंद्रन। क्या नाम था उनका? सुधा चंद्रन। लेट मी राइट, सुधा चंद्रन। ओके, तो आपको पूरा नाम कंप्लीट करना था, सुधा चंद्रन। सो गाइस, इस तरीके से ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, बिकॉज एक तो आप मोटिवेट भी हो गए, मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ, ठीक है। इनसे हमें कुछ सीखने मिलता है जिन्हें हमें अपनी रियल लाइफ में लेना चाहिए, ठीक है। और इससे आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट पे बोल दीजिएगा सर हमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेचुरल डिजास्टर में आपको एक पजल दी है जो आपको खुद करनी है। जैसे कि पहला था ब्लिज़र्ड, तो आपको ऐसे मार करना था, तो ऐसे ही आपको अदर्स भी मार करने हैं, तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। एज सच आपको याद होने चाहिए नेचुरल डिजास्टर्स के नाम क्या होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं और पजल सॉल्व करनी है। ओके, चलिए इमेजिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। कुछ इमेजिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ऑफ कोर्स ताजमहल और कुतुब मीनार आर द टू आइकॉनिक इंडियन स्ट्रक्चर्स नोन अराउंड द वर्ल्ड। हमारे देश का ताजमहल और कुतुब मीनार पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, सभी को पता है, आइकॉनिक स्ट्रक्चर है इनका। बट इंडियन हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर स्किल्स आर मोर देन डैट। बट हमारा इंडियन हेरिटेज सिर्फ दो चीज़ों तक सीमित नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ताजमहल और कुतुब मीनार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ। चलिए तो आज आपको हम उनसे थोड़ी सा परिचित कराते हैं। इट इज़ द होलिएस्ट श्रीन एंड मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज प्लेस फॉर सिख्स। तो ये एक तरीके से एक होलिएस्ट प्लेस है सिखों के लिए, है ना, बहुत ही अच्छी प्लेस है ना। इसको क्या बोलते हो आप, किस नाम से जानते हो? गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जहाँ पे सिख लोगों का एक तरीके से सिख लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे, तो इसका नाम है, एक रिलीजियस प्लेस कहलाती है सिखों की, है ना, तो इसका नाम है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो फर्स्ट का आंसर है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो आपको मार्क कर लेना है फर्स्ट यहाँ पे गोल्डन टेम्पल अमृतसर। आपको मैच करना है एग्जैक्ट, तो आपको मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर आप लिख लेंगे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। चलते हैं नेक्स्ट। आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर। आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, फर्स्ट का आंसर ये यहाँ पे नंबर 1 लिख लीजिए ऐसा, ठीक है। चलें नेक्स्ट। दिस टेम्पल शोज यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स कम एंड वर्शिप हियर। एक तरीके से इसको एकता का देख सकते हैं कि यहाँ इंसान की एकता को देखने को मिलती है ना। सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। ये कौन सा है? ये है लोटस टेम्पल। ये कौन सी जगह है? लोटस टेम्पल दिल्ली। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, आप जाके देखिएगा, बहुत ही शांति महसूस होती है। तो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि ये एक एकता की प्लेस है ना, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाइएगा, बहुत शांति महसूस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, डैट इज ऑप्शन 2 लोटस टेम्पल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस 5 स्टोरी पैलेस इन जयपुर इज बिल्ट विथ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। अब ये 5 स्टोरी एक पैलेस है ना, जयपुर में, जो रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है। आपको बहुत अच्छे से अगर पता हो तो पिंक सिटी की बात हो रही। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर। जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। चलिए, तो जब आपको पता है कि जयपुर की बात हो रही है और रेड और पिंक सैंडस्टोन की बात हो रही है, तो ये किसकी बात हो रही होगी? हवा महल जयपुर। तो थर्ड ऑप्शन इज हवा महल जयपुर। बहुत ही अच्छा है, विजिट करके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सी जगह है। दिस इंटरेस्टिंग मोनूमेंट इज बिल्ट इन द शेप ऑफ अ गिगेनेटिक
chariot having beautifully curved stone wheel, pillar and wall. The sundial on the temple can calculate time to the exact minute even to this day. So now एक बहुत ही दिलचस्प स्मारक है, बहुत ही मतलब एक रथ है वहाँ पे, विशाल रथ की तरीके की बनी हुई स्मारक है एक, है ना, बहुत ही स्टोन व्हील, पिलर और वॉल के थ्रू बनी हुई है ना। यहाँ पे द सन डायल ऑन द टेम्पल कैन कैलकुलेट टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट इवन ऑन दिस। तो जो सन डायल है टेम्पल पे वो एग्जैक्ट टाइम आपको बताता है, कैलकुलेट करता है ना। तो बहुत ही दिलचस्प जगह है ये। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। तो फोर्थ वन, ठीक है। यहाँ पे बहुत विशाल रथ के पहिए के थ्रू स्मारक को बनाया गया है, मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कभी विजिट करके देखेगा या गूगल पे देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। याद करने का तरीका क्या है? आपको सन डायल दिख रहा है वहाँ पे, सन डायल तो सन से रिलेटेड ही है, तो सन टेम्पल ही होगा उड़ीसा। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, these imaging structures look exactly the same from all the four sides. Let me take a pointer. This imaging structure look exactly the same from all the four sides. एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से एक सी दिखती है, कौन सी हो सकती है? बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। बताइए क्या हो सकती है? देख के पता चल रहा होगा, दैट इज चार मीनार, है ना। एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम साइड। याद करने का तरीका, फोर साइड की बात कर रहे हो सर, तो क्या होगा बताइए? चार मीनार हैदराबाद। क्या होगा? चार मीनार हैदराबाद। फोर साइड मतलब चार, फोर मतलब चार, है ना। चारों तरफ से एक सी दिखती है, इसलिए इसका नाम है चार मीनार हैदराबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ वन। This magnificent cave are a series of 30 rock cut cave monument which are thousands of year old. The cave were used for different purpose including education, living and worship. तो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सी केव। सो अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार गुफा की, जहाँ पे 30 रॉक कट के मोनूमेंट है विच आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो कि बहुत ही, वहाँ पे आपको 30 रॉक कट के मोनूमेंट्स मिलेंगे, मतलब स्मारक मिलेगी 30 कटे हुए रॉक टाइप के हैं, कट हैं वहाँ पे रॉक्स पे, है ना, जो कि हजारों साल पुराने हैं। द केव्स वेयर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जो केव्स थी, जो गुफा थी, पहले बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होती थी, जैसे कि एजुकेशन के लिए यूज़ होती थी, रहने के लिए यूज़ करते थे लोग, और वर्शिप, भगवान की पूजा करने के लिए यूज़ करते थे। क्या नाम है इस गुफा का बताइए? 1000 साल पुरानी गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये होगी अजंता की केव, औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? अजंता की केव औरंगाबाद में है। आंसर नंबर 6 याद रखिएगा, अजंता केव औरंगाबाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, it is an amazing imperial city complex built in the time of emperor अकबर। तो एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग टाइप की, मतलब अविश्वसनीय, फिर इंपीरियल सिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ट इन द टाइम ऑफ एम्पर। ऐसी सिटी बनाई गई थी किसने बनवाया था इसे? किसके टाइम पे बनाया गया था? अकबर के टाइम पे बनाया गया था। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम पर्शियन टू इस्लामिक टू इंडियन। और इसमें बहुत सारी आर्किटेक्चर स्टाइल का मिक्सचर था, जैसे कि पर्शियन से इस्लामिक, इस्लामिक से इंडियन। इसे किसके टाइम पे बिल्ड किया गया था? अकबर के टाइम पे बिल्ड किया गया था। इसका नाम था फतेहपुर सिकरी आगरा। क्या नाम है? फतेहपुर सिकरी आगरा। तो आंसर क्या होगा? फतेहपुर सिकरी आगरा। इसे किसके टाइम पे बनाया गया था? आगरा के टाइम पे बनाया गया था। बहुत ही सुंदर है ना। और इसमें बहुत 3 स्टाइलें आपको आर्किटेक्चर की देखने मिलती है, पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन, मतलब अलग अलग स्टाइल के साथ बनी थी, जो कि देश विदेश का एक मिश्रण कह सकते हो आप, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की। दिस इज an ancient step well carved with sculpture that was built by Rani Udyamati in 11th century to worship the hallowed water of सरस्वती river। तो एक बहुत ही, यह रानी उद्यमती के द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही पुराना स्टेप वेल कार्व्ड विथ स्कल्पचर, मतलब एक स्कल्पचर टाइप का है ये, है ना। ये देखिएगा आप, थोड़ी सा देखिएगा, ये कुएं टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है ना।
तो इस तरीके का है जो रानी उदयमती द्वारा बनवाया गया था, किसके लिए? सरस्वती की पूजा करने के लिए। कब बनवाया गया था? 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसे बोलते हैं रानी की वाव। किस नाम से जाना जाता है? रानी की वाव, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। किसने बनवाया था? रानी उदयमती ने। किसके लिए? सरस्वती माता जी की पूजा करने के लिए। सो इस तरीके का ये स्कल्पचर है जिसको हम रानी की वाव के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है? गुजरात पर है। तो ये इसका आंसर हो गया 8th वन। तो इस तरीके से हमने स्कल्पचर्स, इमेजिंग स्ट्रक्चर्स थे जो इंडिया की, उनकी बात की है। इसे आपको समझना है, समझ कर पढ़ना है ताकि याद रहे। आपको रिलेशंस क्रिएट करने हैं ताकि ईजिली याद रहेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।